IITI यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लेके रहे चल रहे थे एक पेपर, छत्तीसगढ़ IITI इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर का पेपर है, जिसका हमने 3 पार्ट में सोल्व कर रहे हैं। तीसरा पार्ट आज सोल्व कर रहे हैं। हमने 60 क्वेश्चन करवा दिए थे और 20-20 का, और आज हम जो चल रहे हैं वो चौथा पार्ट लेके चल रहे हैं। हमारे जो क्वेश्चन थे वो हो गए थे 60 तक। आज हमारा जो होगा वो चलते हैं 61 से, और 60 नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा ये था, जिसका राइट आंसर था हवा में रैक। जिसका राइट आंसर क्या था? हवा में रैक। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन होगा 61। देखो 61 क्या कह रहा है। 61 क्वेश्चन हमारा है कि यदि हम एक इंडक्टर में करंट बढ़ा दें तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, क्योंकि एक जो कुंडली होती है, ये कुंडली है। अब इस कुंडली में जो मैं ये प्रवाह कर दिया धारा, और ये जो है नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो जो एक कुंडली में टर्न वो होता है इंडक्टेंस, वो होता है N/I, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि यदि धारा का मान बढ़ेगा, ये बोल रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 क्या कह रहा है कि एक विद्युत नियंत्रण पैनल में स्विचिंग लॉजिक कैसे प्राप्त किया जाता है। कि जो हमारे स्विच होते हैं, इस तरह के स्विच होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्टर होते हैं, और तो इनको जैसे वायर है तो इन वायर को किस में जोड़ते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल है तो उसमें किसके द्वारा हम जो वायर्स होते हैं उनको किसके द्वारा जोड़ते हैं? कॉन्टैक्टर के द्वारा, फ्यूज के द्वारा, वायर के द्वारा और कंडक्टर के द्वारा, कनेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो हम किसके द्वारा जोड़ते हैं? कॉन्टैक्टरों के द्वारा। राइट आंसर इज ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 63 है। 63 IGBT के 3 टर्मिनल को कहा जाता है, ठीक है। IGBT के 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? देखो, कलेक्टर, एमीटर और आधार। ये किसके होते हैं? ये होते हैं PNP या फिर NPN के। ड्रेन सोर्स आधार ये किसी के टर्मिनल नहीं होते हैं, ठीक है। और C जो है ड्रेन, स्रोत और गेट। ये स्रोत नहीं है, सोर्स है, ठीक है। ड्रेन, सोर्स, गेट, ये जो होते हैं वो होते हैं FET का फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जो IGBT होते हैं उसके होते हैं कलेक्टर, एमीटर और गेट। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा D इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64। सबसे अधिक किफ़ायती कनेक्शन कौन सा होता है? 64 क्या कह रहा है कि सबसे अधिक किफ़ायती मतलब सबसे महंगा कौन सा होता है? श्रृंखला, समांतर, या तो श्रृंखला या समांतर, या नए श्रृंखला और नए समांतर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है सी इज़ करेक्ट आंसर, कि सबसे महंगी जो वायरिंग होती है वो होती है सीरीज़ में। हमें लगता ही है कि इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे, वो करेंगे, जब जोड़ना और बनाना बहुत मुश्किल होता है उसको। जैसे डेकोरेशन लाइट होती है, ठीक है, दीपावली पे जो लगाते हैं वो बेल, उनको देखो तो उनको किस तरह बनाना होता है, बहुत मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 65 में क्या कह रहा है कि आर का मान ज्ञात कीजिए। अब आर का मान कौन सा? इस आर का मान ज्ञात करना आपको, ठीक है। इस आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान ज्ञात करने से पहले इसमें क्या करेंगे? किरचॉफ का नियम लगा। अब इसमें धारा ये प्रवाह हो रही है और इसमें इस तरह प्रवाह हो रही है। अब एक बात तो कि यहाँ से जो धारा दे रहा हूँ मैं वो क्या है? टोटल I, और एक इधर गई और एक इधर जाएगी, तो ये क्या हो गई? I1, और इसको क्या मान लेते हैं हम? I2।
अब आई बराबर कितना, मतलब आई टी टोटल मान रहे हैं ना इसको, तो इसको आई टी मान लेते हैं। आई टी बराबर आई वन प्लस आई टू, तो आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। तो आई टू का मान दिया हुआ है, आई वन का मान नहीं दिया हुआ, तो आई टी बराबर आई वन प्लस आई टू, टू भाई इसका मान दिया हुआ है। अब ये आई वन है, तो आई वन में क्या हो जाता है कि आई बराबर क्या मानते हैं हम, वी अपॉन आर। क्या मानते हैं, वी अपॉन आर। तो यहाँ से जब चलते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, तो मैं इधर से चल रहा हूँ, तो आई वी क्या 70, 70 बटा, ठीक है, 70 माइनस वी बटा आर। आर कितना दिया हुआ है 5 ओम, तो 5 ओम बराबर। आई टू की बात करते हैं, तो आई टू आगे चलते हैं। आई टू से पहले इधर भी तो जा रहा है ना भाई, ये तो आई टी है, आई टी के लिए यहाँ जोड़ दिया। अब आई वन की बात करते हैं, तो आई वन में क्या होगा वी अपॉन 7, क्योंकि वी अपॉन 7 का मतलब ये है कि यहाँ जो 7 नंबर है ये वोल्टेज, मतलब यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स इसके लिए नहीं लगा हुआ है, तो वी अपॉन क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 2, आई टू इधर जा रही है और आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी कि 70 माइनस वी अपॉन 5 बराबर वी अपॉन 7 प्लस 2। तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो 14, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वी प्लस, नीचे मैं एक रखता हूँ तो एक कितने बन गए 14 और 14 दूनी 28, ओ सॉरी एलसीएम 14 नहीं आएगा, एक मिनट, 7 एलसीएम आएगा, 14 नहीं, यहाँ का एक हो जाएगा ना, तो 7 एलसीएम आएगा। तो 7 एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना होगा वी प्लस 7 दूनी 14, 14 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 14 यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है 70 माइनस वी अपॉन 5 बराबर कितना हो गया ये बराबर वी प्लस 14 7। अब इसको मैं गुणा करता हूँ, हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है कि 70 माइनस वी अपॉन, एक मिनट, वी अपॉन 5 बराबर वी प्लस 14 बटा 7। इसको मैं वजह गुणा करता हूँ तो 7 7 49 490 माइनस 7 वी बराबर, इसको ऐसे करता हूँ तो 5 वी प्लस 14 पंजू 70, ये हमारे पास हो गया। अब इनको वोल्टेज को एक तरफ कर लेते हैं, उसको इधर करते हैं, तो ये वोल्टेज कितनी हो गई 7 5 12 वोल्ट बराबर, इसमें से गया तो कितना बचता है 420, और V बराबर, तो हम काटते हैं 12 से काट देते हैं इसको, 12 दूनी 24 12 दिया 36, कितने बच गए 36 36 4 2 6 12 पंजू 60, मतलब कितना गया 35 वोल्ट। अब हमारा 32 वोल्ट क्या हो गया, देखो 35 वोल्ट हमारे पास क्या हो गया वी का मान। अब आई बराबर किसका मान निकलना है आर का, तो आर बराबर वी अपॉन आई, तो या आई का मान कितना 2, कितना है 2, और वोल्टेज का दिया है तो 35 बटा 2, तो कितना हो गया 17.5 ओम आंसर आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 1 फेरेड बराबर क्या होता है, 1 फेरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये फिक्स डाटा बेट क्वेश्चन है जो कुछ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो 67 क्या कह रहा है, देखो जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का पेपर में दिया हुआ है।
शंट फील्ड कॉइल डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग के कारण 7 श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? जो एनवीसी है यही तो होल्डिंग स्टार्टर के होल्डिंग का कार्य करती है। तो इसको ये बोल रहा है कि ये शंट फील्ड की बात कर रहा है। तो शंट फील्ड का मतलब क्या होगा? शंट मोटर या आर्मेचर ये। तो ये बोल रहा है कि जो एनवीसी होती है इसको शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो शंट फील्ड के खुले होने की स्थिति की मोटर को सुरक्षित रखना, शंट फील्ड को ज़्यादा करंट से बचाना, होल्डिंग कॉइल का करंट घटाना, होल्डिंग कॉइल का करंट बढ़ाना। तो जो सी और डी है, सी और डी दोनों गलत है, इसमें से तो नहीं होगा। अब बात करते हैं ए और बी। तो शंट फील्ड को ज़्यादा करंट से बचाना, अगर आप प्रैक्टिकल तौर से देखोगे तो बी वहाँ पर रिफेयर होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, क्योंकि जैसे ही फील्ड की हम करंट बढ़ाते हैं तो गति क्या होती है, फ्लक्स ज़्यादा होगा और गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस समय, और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है ए इज़ राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68। क्वेश्चन 68 क्या कहता है? फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम है। तो फोटोवोल्टाइक सेल के लिए या सोलर पैनल के लिए, इन सब के लिए सबसे अच्छा जो पदार्थ होता है वो होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 69। 69 क्या कह रहा है कि ACSR का मतलब क्या है? देखो ACR सबसे पहले देखना है हमें, ए का मतलब क्या था? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम किस में? बी सी डी में। तो ए तो वैसे गलत। अब बी में चलते हैं। बी क्या? सी का मतलब क्या होता है? कंडक्टर कोर। तो सी का मतलब जो होता है वो होता है कंडक्टर। अब देखो इसमें कोर दिया है, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम कवर्ड दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो हम किसकी बात करें? कंडक्टर। एल्यूमिनियम के बाद क्या आना चाहिए? कंडक्टर। तो कंडक्टर किस में आ रहा है? डी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यंत्रों की संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? ये होती है RM/वोल्ट। तो इसका जो इकाई होने वाली है वो होगी बी इज राइट आंसर, ओम प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगी? ओम प्रति वोल्ट हो जाएगी। अब इसमें देखो आगे जो क्वेश्चन हमारा 71 क्या कह रहा है कि यदि शंट फील्ड आर्मेचर की समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा? यहाँ कंपाउंड जनरेटर पूछ रहा है, मोटर के लिए पूछ सकता है। तो ये बोल रहा है शंट फील्ड, ये शंट फील्ड मान लिए, ठीक है, जिसको हम FSS से दर्शाते हैं। अब ये आर्मेचर हमने शो कर दिया। आर्मेचर बना दिया, तो आर्मेचर के समांतर में, तो हम आर्मेचर के समांतर क्रम में इसको ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? शंट जनरेटर। अब बात कर रहे हैं किसकी? कंपाउंड की। तो कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड किसका मिश्रण होता है? पहली बात तो ये समझो कि सीरीज और शंट दोनों का। तो यहाँ सीरीज वाइंडिंग भी होगी ना, तो ये हमने सीरीज वाइंडिंग बना दी। सीरीज वाइंडिंग कम टर्न, मोटे तार और कम टर्न की होती है, इसको FSC से दर्शाते हैं। तो अब ये क्या हो गया? शॉर्ट शंट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो गया शॉर्ट शंट। अब बात करते हैं हम किसकी? लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट की हम बात करते हैं तो लॉन्ग शंट क्या कहता है कि जो शंट फील्ड है वो दोनों के समांतर में, सीरीज और आर्मेचर के दोनों के समांतर में जुड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग शंट जनरेटर या मोटर। तो
यहाँ जो इसके लिए होगा लघु शंट के लिए, मतलब शॉर्ट शंट के लिए, वो हो जाएगा इस तरह। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 72। 72 क्या कह रहा है, घटक किस प्रकृति के प्रतिनिधित्व करता पहचाने कि ये जो सिंबल दिया हुआ है वो किसका है, बताओ। जिसमें एनोड है, कैथोड है, गेट है, सी कैथोड है, कहीं कहीं के भी दिया होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो है ट्राइक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी इज़ राइट आंसर। बात करते हैं डाइक की। तो डाइक जो होगा वो होगा इस तरह, देखो सेम इसी की तरह रहेगा, गेट नहीं रहेगा इसमें। ये देखो, ये एनोड, ये कैथोड, जिसे हम के से या सी से दर्शाते हैं, बराबर। डायोड, एक साधारण डायोड इस तरह होता है, एनोड और कैथोड, मतलब प्लस और माइनस। एक और रह गया जीनर डायोड। देखो ये हमारा सिंपल डायोड, सिंपल डायोड। अब इसमें क्या है, जीनर, जीनर क्या कह रहा है, जेड, तो जेड से डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होगा, जीनर डायोड, एनोड और कैथोड, ठीक है। इसी प्रकार शॉर्ट की डायोड की बात करें तो शॉर्ट की डायोड क्या होता है, इस तरह एक सिंपल डायोड होता है, उसमें भी यही होता है। और शॉर्ट की इस तरह सी की तरह हो जाएगा। तो ये शॉर्ट की डायोड, एनोड और कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक, सीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 क्या कह रहे हैं, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं। और पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ाया उसके अंदर आया था कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर का जो प्रयोग है वो कहाँ करते हैं, खाद्य मिक्सर के लिए। और आज उसका उल्टा बोल रहे कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबको पता है साइनोसॉइडल, 74 नंबर क्वेश्चन है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में साइन वेव के लिए पिक फैक्टर का मान कितना होता है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए पिक फैक्टर का मान, वैसे पिक फैक्टर का मान 1.11 होता है, पिक फैक्टर या फॉर्म फैक्टर, पर जब साइनोसॉइडल में पूछता है तो वो कितना होता है, 1.14। कितना होता है, 1.14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 75 क्या कह रहा है कि यदि किसी केबल की लंबाई को दुगनी कर दीजिए तो उसके कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव होगा, मतलब क्या हो जाता है उसका कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर उसकी वो भी 2 गुना हो जाता है। इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ, C2πε0 एप्सिलॉन आर ln बटे ln r इंटू स्मॉल आर, ठीक है। उसका रेडियन इंटर और बाहर दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 76। नोर गेट के 2 इनपुट हैं तो आउटपुट अधिकतम 1 होगा, मतलब किस कंडीशन में आउटपुट 1 होगा। सबसे पहले देखो नोर गेट का सिंबल देखो, सबसे पहले ये नोर गेट का सिंबल, ये ए और ये बी और ये वाई। तो वाई बराबर इनपुट क्या हो जाता है, ए प्लस बी का बार। अब देखो ए प्लस बी का बार है तो मैं यहाँ ए बी और वाई बराबर ए प्लस बी का बार रख देता हूँ।
तो मैं इनपुट में 0 दे रहा हूँ एक तो, और इसको भी मैं 0 दे रहा हूँ। तो अब मेरे को ये बताओ, मैं इसके इधर चलता हूँ, 0 + 0, 0 + 0 क्या होता है 0। अब मैं इसको बार, तो एक बार ज़्यादा मत समझो, ये समझो कि 0 + 0 क्या होता है 0, और एक 0 का बार क्या होता है। तो इसको जब चेंज करेंगे बाइनरी में, तो इसका क्या हो जाता है इनपुट एक, सॉरी आउटपुट क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार मैं देता हूँ 0 और 1। तो ये बताओ 0 और 1 को जोड़ते हैं तो इधर क्या होगा 1, और 1 का बार क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0। तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार जैसे बात करता हूँ, मैं देता हूँ चेंज करूँ 1 और फिर 0 दूँ, तो क्या हो जाएगा वही 1 आएगा, और 1 का बार कितना होता है 0। इसी प्रकार 1, इसी प्रकार देखो मैं इसको 1 और 1 दूँ, तो 1 + 1 कितने हो गए 1, और 1 का बार क्या हो गया 0। तो हमारा जो आउटपुट होता है अधिकतम वो किसे क्या होगा, जब हम 0, एक मिनट, जब हम क्या करेंगे 0 इनपुट में 0 देंगे तब क्या आता है हमारा 1 आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल से ज्ञात होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 78 में। 77 में देखो क्या कह रहा है 77, इंडक्शन मोटर चलाने वाले इन्वर्टर वी एफ कांस्टेंट की अवधारणा परिणाम दिखाता है। जब इन्वर्टर चल रहा है और कांस्टेंट हो गया तो उसमें टॉर्क क्या होगा कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निरंतर टॉर्क संचालन, इंग्लिश में पढ़ो कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन क्या है, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है। मतलब जो अंडरग्राउंड केबल होती है उनकी तुलना में सिरोपरी, ओवरहेड का मतलब हो गया सिरोपरी, सिरोपरी का मतलब क्या, सिर से ऊपर जाने वाली लाइनों का क्या फ़ायदा है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिक, क्या हो गया सार्वजनिक सुरक्षा अधिक, सार्वजनिक हो गई, संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होना, त्वरित निरावेश खतरा के लिए विश्वसनीय नहीं होना, दोष आसानी से पता लगा जाए। दोष आसानी से पता लगाना, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा। ओवरहेड लाइनों की बात कर रहा है, तो ओवरहेड लाइनों में क्या है कि जो डी है, ये बात बताओ, दोष आसानी से पता लगा जाएगा। जबकि अंडरग्राउंड का केबल में एक बार फॉल्ट होता है तो मुर्रे लूप ये सब चीज़ का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल होता है। उनसे मुर्रे लूप वगैरह से भी अगर आप ट्राई करोगे तो उससे भी मतलब थोड़ा कठिन होता है, जबकि ओवरहेड लाइन होती है उनमें फॉल्ट ढूंढना बहुत आसान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोष आसानी से बताया लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है 79, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडीशन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। पहला है मोटर में लोड बदलाव, मोटर के स्टेटर वोल्टेज में बदलाव, मोटर के स्टेटर में धारा बदलाव, रोटर उत्तेजना में बदलाव। तो सिंक्रोनस मोटर का जो कैपेसिटर की तरह यूज़ करते हैं उसका यही होता है कि पावर फैक्टर जब चेंज होता है, लिंकिंग लीडिंग यूनिटी जब, तो उसकी रोटर की उत्तेजना के ऊपर से बदलाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चल बढ़ते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 80 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ गणना करने के लिए सूत्र का क्या उपयोग होता है। ये क्लास यूट्यूब पे कुछ क्लासें डली हुई है और डीसी जनरेटर और मोटर की भी डाली हुई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह ये फॉर्मूला आया है, किस तरह इसको, और लैब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेब के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो एक बार ज़रूर जाके वो क्लास देखें।
और अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, बताएं किस तरह क्लास चली, और ITI वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है जनरेटर EMF, मतलब इसको EG भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटेड EMF। तो 5ZN तो अपॉन 60 ये नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। A/P कोई फॉर्मूला में नहीं होता है। P/A इसकी बात करते हैं हम, P/A, और इसमें फाई गायब है तो ये भी गलत। अब हमारे पास कौन सा छूटा है कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फाई नीचे आ गया। अगर फाई आप याद करोगे तो फाई को जबकि याद क्या करा, जनरेटर EMF। अब जनरेटर EMF जो ए दिया हुआ है इसमें क्या है, P/A। तो मतलब A/P किस में होते हैं, और P/2 किस में होते हैं। तो ये सब देखना है, तो लैब के लिए कौन सा होगा, वेब के लिए कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरेटेड EMF का फॉर्मूला होगा 5ZNP इंटू अपॉन 6 इंटू A, जिसके जनरेटेड EMF को इसमें होते हैं वोल्ट में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको वीडियो पसंद आएगा, और पढ़ाने का तरीका कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ जो अभी प्रेजेंट में ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। और इस पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन होने के बाद आपको FD ITI की टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारी यूट्यूब चैनल के द्वारा नई नई न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। और बहुत जल्दी हम क्लास दे रखे हैं, और क्लासों को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।